नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं अपनी लैब असिस्टेंट की क्लासेस। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में अपन ने जो आवेश है, जो चार्ज, जो उससे संबंधित सारी जो बेसिक चीजें है वो अपन ने पढ़ ली थी। हालांकि वो बेसिक चीजें आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उनसे जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके इन कूलाम के नियम, विद्युत बल वगैरह वहां पे काम में आएगा। तो अगर वो चीजें आपके क्लियर है, वो चीजें आपको समझ में आ रही है, तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आज से हम स्टार्ट करते हैं कोर टॉपिक, कूलाम का नियम, जो आपका पहला टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट का। ठीक है, इसको अपन आज पढ़ेंगे और इस क्लास में आपके शानदार, मतलब कूलाम का नियम, मतलब आपको अब तक यदि कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आपको समझ में आ जाएगी, और जिसको पहले से पता है ना वो भी कुछ नया सीख के जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, आप में से अधिकतर को लगा कूलाम का नियम क्या है, मेरे को तो पता है। एक बार इस क्लास को देखना, फिर मालूम पड़ेगा कि आपको इस तरीके से चीजें पता थी या नहीं पता थी। करेक्ट। चलिए, तो कूलाम का नियम स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो, जो भी लिख रहे हो, ठीक है, उनको साथ साथ चीजें पीछे की देखते भी रहे। जैसे कि आज की क्लास ये देख रहे हो, तो आपको जो पीछे वाली पहली क्लास है उसमें क्या लिखा हुआ था उन पेज पर, वो चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए। करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। तो जो कूलाम भाई साहब ने नियम दिया था, उस नियम को समझे उससे पहले कुछ एक दो शब्द समझने जरूरी है, ताकि आपको जो कूलाम भाई साहब का नियम है वो अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें एक शब्द आएगा विद्युत बल। क्या आएगा? विद्युत बल। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखो विद्युत बल क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है। अभी अपन ने पिछली क्लास में आवेशों के बारे में पढ़ा, आवेशों के बारे में यही पढ़ा कि समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी कि जो धन आवेश और ऋण आवेश, उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। वो क्या होंगे? एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये बताया था मैंने। ठीक है, और जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश है, जो विपरीत प्रकृति के जो आवेश है, ठीक है, उनके मध्य क्या होगा? उनके मध्य क्या होगा? उनके मध्य होगा आकर्षण। उनके मध्य क्या होगा? आकर्षण, यानी कि दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा? अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो अब देखो ये आकर्षण और ये जो प्रतिकर्षण ये हो रहा है, एक्चुअली में ये क्या चीज है, ये वो क्यों रहा है? होने का मतलब ऐसे थोड़ी है कि मतलब क्या चीज है। तो देखो ये अपने आप में बल है। ये क्या है? बल है। आकर्षण और प्रतिकर्षण जो हो रहा है वो क्या है? बल है। यानी कि क्या कर रहा है ये प्रतिकर्षण, यानी कि ये आवेश इस पे इस साइड बल लगा रहा है, इसको इस साइड धक्का दे रहा है, ये आवेश इसको इस साइड धक्का दे रहा है। समझ गए? हाँ, तो इनके मध्य बल लग रहा है और ये इसको भगा रहा है दूर, ये इसको दूर भगा रहा है। करेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पे यदि जो आकर्षण लग रहा है तो उसमें ये इसको खींच रहा है बल से, ये इसको खींच रहा है बल से। समझ गए बात? ये बात कहने के लिए ये हुआ कि भाई कोई आवेश, एक मान लिया Q1 है, दूसरा Q2 है, ठीक है, इनके मध्य यदि आकर्षण बल लग रहा है, इनके मध्य यदि आकर्षण लग रहा है तो आकर्षण क्या? आकर्षण बल है। ये आकर्षण क्या है? बल है, फोर्स है। तो जो आकर्षण बल लग रहा है वो एक्चुअली में आप देखोगे ना तो आपके आकर्षण मतलब यही है, ये दोनों एक दूसरे की साइड आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे हुए क्यों आ रहे हैं? कारण ये है कि ये वाला क्या कर रहा है? इस पे बल लगा रहा है, इसको खींच रहा है। ठीक है, और जो ये वाला है वो इस पे बल लगा रहा है, इसको खींच रहा है। तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसलिए उनके मध्य हो रहा है आकर्षण, और यह दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसलिए हो रहा है प्रतिकर्षण। लेकिन वो आकर्षण प्रतिकर्षण है क्या? बल है। समझ गए? इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या? आकर्षण बल है, और इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करता है, ये इसको प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, ये इसको आकर्षित करता है, ये इसको आकर्षित करता है। करेक्ट। हाँ, Q1 Q2 को करेगा आकर्षित और Q2 Q1 को आकर्षित करेगा। बात क्लियर? हाँ, और वो सेम टाइप की चीजें होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अब ये बात समझ में आ गई तो आपके ये पॉइंट हो गया क्लियर
कि भाई विद्युत बल क्या होता है, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है, विद्युत बल। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो होता है विद्युत बल। विद्युत बल क्या हो सकता है, आकर्षण टाइप का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो हो जाएगा आपका विद्युत बल। तो ये सब हो गया क्लियर। फिर आता है बिंदु आवेश। क्या बात आती है, बिंदु आवेश की। तो बिंदु आवेश मतलब यदि दो आवेशित वस्तुओं या पिंड की विमाएं इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। यदि दो आवेशित वस्तु या पिंड की विमाएं इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, ठीक है। अपन यही बोलते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। ये बिंदु है क्या, बिंदु आवेश है क्या, चीज क्या है, मैं आपको बताऊं। सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आप कहोगे सर ये चीज आपको ध्यान ही नहीं थी, गुलाम का नियम पढ़ा था, ठीक है। और हो सकता है आपने कहीं पेड कोर्स से भी देखा होगा तो इन लोगों ने इन चीजों पे फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। आपको बताते नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक बातें, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको उसके बारे में बताऊं, पहले तो इसको समेट लेते हैं। अब देखो बिंदु आवेश मतलब क्या। बिंदु आवेश मतलब एक पॉइंट की तरह आपको फील होना चाहिए, एक पॉइंट की तरह, बिल्कुल बिल्कुल एक पॉइंट की तरह फील होना चाहिए। पॉइंट मास, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। अब देखो बात कैसे है, ये जो डेफिनेशन दे रखी है परिभाषा वो क्या कह रही है, वो यही तो कह रही है कि आवेशित वस्तु या पिंड की विमाएं, विमा यानी कि क्या होती है, अगर कोई गोलाकार है तो उसकी विमा क्या होगी, त्रिज्या। या फिर कोई बॉक्स टाइप है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये क्या होती है, इनकी विमाएं होती है। ये क्या उनकी विमाएं यानी डायमेंशंस। ये विमाएं वो वाले विमाएं नहीं अपने, ठीक है, फिजिक्स वाला विमा यानी कि मतलब उनकी मतलब जो दूरी लंबाई दूरी उसको समझो, ठीक है। जैसे रेडियस है, त्रिज्या है, कोई गोला है तो उसके लिए क्या होगा, त्रिज्या। पिंड की विमाएं का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई गोलाकार है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 2 मीटर त्रिज्या, गोला है 2 मीटर त्रिज्या है, ठीक है। ये कोई दूसरा गोला है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। मान लिया इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर। अब इसके ऊपर कुछ आवेश है Q1, इसके ऊपर कुछ आवेश है Q2, ठीक है, Q1 और Q2। अब जैसे कि इसके ऊपर कुछ भी आवेश होगा Q1 तो वो क्या हुआ, फैला हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि वो सारा Q1 कहां पे होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो सारा Q1 यहां पर ही होगा, ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं। वो क्या होगा, Q1 फैला हुआ होगा, ठीक है। और यहां पर भी Q2 पे जो आवेश है वो फैला हुआ होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे तो होगा ही नहीं, ठीक है। कोई वस्तु है तो उसको एक पॉइंट पे आवेश तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब मान लो कि इनके मध्य दूरी कितनी है, 10 है, इनके मध्य दूरी 10 है। अब आपको बोला जाए कि भाई ये आवेश है, 2 आवेश पड़े हैं, इनके मध्य ये दूरी है, बल ज्ञात करो। तो आप पहले तो दूरी क्या लोगे, दूरी के मामले में आप मतलब कंफ्यूजन में रहोगे। दूरी क्या लोगे, क्या लोगे दूरी आप मतलब दूरी 10 लोगे या फिर इसको मध्य बिंदु मान के ये 2 और ये 2, ये 10 लोगे या फिर 14 लोगे, क्या लोगे आप दूरी, क्या लोगे। क्योंकि आवेश तो जो Q2 है, Q2 में से कुछ आवेश यहां होगा, कुछ आवेश यहां होगा, कुछ यहां होगा, कुछ यहां होगा, कुछ यहां हो सकता है। यदि वो क्या बोल रहे, कोई वस्तु ऐसी है जिसमें कहीं पे मतलब क्या बोल रहे हैं, एक तो होता है चालक, चालक में क्या होता है, आवेश बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। एक होता है कुचालक में आवेश अंदर की तरफ भी रहता है। तो अगर कुचालक है, कुचालक में आवेश अंदर की तरफ भी रह सकता है। तो कौन सी दूरी मानोगे भाई, इस पूरे Q2 को किस दूरी पर स्थित मानोगे, किसी एक पर्टिकुलर दूरी पर तो स्थित है नहीं, यही मतलब है। आपको समझाता हूं। तो अब ये आप यहाँ पे दूरी से ढंग से नहीं लिख सकते, और इनको आप बिंदु आवेश भी नहीं मान सकते, इनको आप बिंदु आवेश भी नहीं मान सकते। लेकिन यही मान लो ये 2 मीटर और 2 मीटर के 2 वस्तुएं थी, ठीक है, 2 गोले थे, मान लो गोले जिनकी त्रिज्या 2 मीटर 2 मीटर, इस पे आवेश Q1 और इस पे आवेश Q2। अगर ये 1000 मीटर दूरी पर होते, कितनी, 1000 मीटर दूरी पर, तो अपने को पूछा जाए कि भाई इनके मध्य बल निकालना है तो इनके मध्य की दूरी को क्या मानोगे, तो अपन आसानी से आंख बंद करके इसको अप्रोक्सीमेट 1000 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इस 1000 में ये 2 जोड़ दो घटा दो कुछ भी हो तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है ना, यानी कि इसकी तुलना में, इनके बीच की दूरी की तुलना में इनकी जो विमाएं है वो कम है, इनकी विमाएं वो कम है, तो फिर इनको अपन क्या मान लेंगे, बिंदु आवेश। समझ गए, बिंदु आवेश कोई चीज नहीं होती है कि पॉइंट का, ऐसा कोई पॉइंट मास नाम की कोई चीज होती है, ये मान लिया जाता है। किस स्थिति में मान लिया जाता है, ये उस स्थिति में मान लिया जाता है कि जब दो आवेशित वस्तु या पिंड की विमाएं, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या त्रिज्या, ठीक है, इनके जो बीच की दूरी है उसकी तुलना में नगण्य हो, उसकी तुलना में नगण्य हो, तो उन आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा, अपन ने पढ़ा होगा बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान भी आता है चीजें, ठीक है। जब आपने गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तो बिंदु द्रव्यमान की बात की होगी। अब बिंदु द्रव्यमान में क्या है, बिंदु द्रव्यमान में चीजें क्या है, मतलब वही तो है बिंदु द्रव्यमान, मतलब ऐसा कोई, ऐसा थोड़ी है कि पॉइंट मास टाइप, वो मतलब ये है कि जैसे कि एक द्रव्यमान यहां पड़ा है m1, दूसरा द्रव्यमान यहां पड़ा है m2, ठीक है। तो अब ये m2 है, तो m2 भी जैसे कि इसकी कोई रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। अब ये द्रव्यमान तो पूरे में फैला हुआ है भाई, ये 2 मीटर की त्रिज्या है, ठीक है, और इसको आप पॉइंट मास कैसे मानोगे, ये जो द्रव्यमान है वो तो पूरे में फैला हुआ है, द्रव्यमान यहाँ भी होगा, 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 ठीक है। और ये मान लो यहाँ कोई द्रव्यमान है और जिसके 2 मीटर, अब आपको इन दो द्रव्यमानों के मध्य बल निकालने को कहे, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके मध्य दूरी क्या लोगे, दूरी क्या लोगे, 10 लोगे या फिर 12 लोगे, ये शामिल करके और ये और शामिल करके 14 लोगे, क्या लोगे, क्योंकि द्रव्यमान तो सभी जगह फैला हुआ है। अगर आप उससे कोई द्रव्यमान दिया हुआ है वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अगर क्या फिक्स हो पता कि इसी पॉइंट पे है तो बात और है, तो अब लोगे क्या, तो यही बात है, समझ गए। ये यदि 10,000 हो जाए तो इस 10,000 की तुलना में ये दो नगण्य है, ठीक है, तो इसको अपन इन दोनों के बीच की दूरी को ये मान सकते हैं, समझ गए, करेक्ट। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जो बिंदु आवेश है वो मतलब उन आवेशों को बोलते हैं कि जिनके मध्य की दूरी बहुत ज्यादा हो, उनकी जो विमा है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो वस्तु है उनकी तुलना में, करेक्ट। चलिए, तो अब आपके डाउट ये क्लियर हो गए होंगे, विद्युत बल और बिंदु आवेश। अब चलते हैं आगे, अब इसको तो, अब बात आती है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम बोल क्या रहा है, क्या बात कूलाम का नियम बोल रहा है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो कूलाम के नियम में लिखी हुई इस एक एक बात को ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को, ठीक है। क्या कह रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कैसे है, स्थिर है, स्टेबल है, रुके हुए हैं, v = 0, गति नहीं कर रहे हैं, गति मत करवाना, गति करवा दी तो फिर दूसरे इफेक्ट हो जाएंगे, समझ गए। फिर वो गति करवा दी तो वो आवेश विद्युत धारा बन जाएगा, और विद्युत धारा के कारण किसी तार में विद्युत धारा हो रही है प्रवाहित, तो भी फिर दूसरे बल काम करते हैं, ठीक है। आपने 12th में पढ़ाई होगा ये चीजें। तो इसीलिए दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या बोल रहा है ये, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिमाण, विद्युत बल का परिमाण। अब विद्युत बल का परिमाण क्या होता है, आपको पता है बल क्या है, सदिश है, बल एक्चुअली में क्या सदिश है भाई, सदिश है तो एक्चुअली में इसके साथ क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी जुड़ी हुई रहेगी। जैसे कि बल को अपन क्या लिख सकते हैं, 3i लिख सकते हैं, ठीक है, बल को अपन 3i + 4j लिख सकते हैं। तो ये बात कर रहा है किसकी, आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण, एम्पलीट्यूड, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू। तो जैसे कि ये 3i है तो इसका जो मोड है एक्चुअली में, इसका जो वो आ जाएगा 3, यानी कि इसका जो परिमाण है, वैल्यू है, वो कितनी है उसकी बात करेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू की बात करेंगे। उसी प्रकार 3i + 4j, तो इसके लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 9, 16, 25, 25 का √5। तो एक्चुअली में ये सदिश रूप में बल को आपने ये लिख दिया 3i + 4j, लेकिन उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5, वैल्यू निकल के कितनी आई, 5। उसी प्रकार यहाँ ये 3i था, सिर्फ एक ही था, ठीक है, तो वो हो जाएगा 3i का डायरेक्ट 3, इसको यहाँ लिख सकते हो, इसको 0 कर दो, 3 का स्क्वायर और 0, बात वो क्यों आ जाएगी, ठीक है। तो कहना मतलब ये हुआ कि जो बल है सदिश फॉर्म में होता है, बल क्या सदिश है, तो उसका अपन क्या लेंगे, परिमाण, क्या ले रहे काम में, परिमाण। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण, दोनों आवेशों के
परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अब देखो आवेशों में भी अपन क्या ले रहे हैं, परिमाण, क्योंकि आवेश धनावेश भी होंगे ऋणावेश भी होंगे। मैंने माना -5 गुलाम, तो अपन यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, -5 भी लिखेंगे, कैसे सब बताऊंगा चीजें, करेक्ट। तो उनके गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए सब कुछ चीजें आपके सामने, ये जो दो आवेश है Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेश है, Q1 Q2 दोनों बिंदु आवेश है, इनके मध्य दूरी r है। अब इनके मध्य जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों का जो गुणनफल ले लिया Q1 Q2 उसके समानुपाती कर दिया किसको, F को, कूलम्ब के नियम अनुसार, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो दूरी है, दूरी क्या r है तो उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, r स्क्वायर उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती हो गया r स्क्वायर, या फिर इसको ये बोल सकते हो F समानुपाती हो गया 1/r स्क्वायर। समझ गए, ये वाली बात होगी। जैसे कि ये ऐसे बोलते हैं, अगर आप F और r स्क्वायर में संबंध देखो ना, तो F क्या है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। F और r स्क्वायर में किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। लेकिन F और 1/r स्क्वायर में संबंध देखो, मान लो इसको आप x मान लो, ठीक है, और फिर F और x में संबंध देखो तो वो क्या होता है, समानुपाती का होता है। समझ गए चीजें, हाँ। तो ये कंफ्यूजन सारे आपके दिमाग में नहीं रहने चाहिए, सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, या फिर ठीक है। तो यहां से आप देखोगे चीजें, तो आपके जो इनको साथ में लिखोगे, इनको जब साथ में लिखोगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। अब आप कहोगे सर जी K कहां से आया, तो आपको पता है फिजिक्स में जब भी अपन समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तब क्या आता है, नियतांक आता है, तब एक नियतांक आता है, ठीक है। तो वो नियतांक है, यहाँ पर क्या है, F क्या है, K आया है, K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। जो विद्युत बल हुआ वो क्या हो गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। बस K को क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं, आप या तो K ही बोलो या फिर एक्चुअली में इसको बोलते हैं कापा, ठीक है। K को बोलते हैं कापा, करेक्ट। तो K एक्चुअली में क्या होता है, K होता है कापा, ठीक है, इसका नाम। बाकी आप K बोलना चाहो तो K जो भी बोलो, कुछ भी बोलो आप, भले कापा पापा कुछ भी जो इच्छा हो वो बोल दो, लेकिन मतलब सही पता होना चाहिए, चीजें क्या है, वैल्यू क्या है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बोलने को कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है फिजिक्स में बोलते हैं वो बोलते हैं कापा। F इक्वल टू कापा या फिर K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, करेक्ट। चलिए ओके, यहां ये बात समझ में आ गई। अब बढ़ते आगे। अब देखो दो आवेश Q1 Q2 इनके मध्य दूरी r है, तो इनके बीच जो बल लग रहा है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर हो रहा है, K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर हो रहा है, जहां पर K क्या है, समानुपाती नियतांक है। K क्या है, समानुपाती नियतांक, ठीक है। अब इस K के बारे में, K जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई तो पता ही है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन, 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 ठीक है। तो K इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। सब कुछ चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे, ठीक है, सब कुछ आगे आपके क्लियर होने वाला है। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी है, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन, इसका जो मान है किस पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर। किस पर, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, करेक्ट। अतः यहां से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट। अब बढ़ते आगे। अब देखिए, अब बात करते हैं कि यदि दोनों आवेशों को निर्वात में रख दिया जाए, निर्वात यानी कि जहां पर कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी, निर्वात, नथिंग, जहां पे कुछ भी नहीं हो उसको बोलेंगे निर्वात। करेक्ट। और ये जो था, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया था कि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, या फिर एफ इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? ये माध्यम के लिए। कोई भी माध्यम हो सकता है, भले वो हवा हो सकती है, ठीक है, भले वो रबर या चालक, कुछ भी दो दूसरा माध्यम, कुछ जल वगैरह, ठीक है, जो भी व्हाटएवर, वो उस माध्यम के लिए है। जबकि ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हुए, यानी कि जहां पे कुछ भी नहीं हो, ठीक है, जहां पे कुछ भी नहीं हो, निर्वात में रखे हो, तो एफ निर्वात क्या होगा? के नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, के नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ उसमें के था, ये हो गया के नॉट। क्या हो गया? के नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब देखो, इस के नॉट को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। अब इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। करेक्ट। इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। क्या होता है? फैरेड प्रति मीटर। इसका मात्रक होता है, मान होता है 8.854 × 10⁻12। करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जब इसको रखोगे एप्सिलॉन नॉट को, इस 8.854 × 10⁻12 को यहां रखोगे, इसमें ये वैल्यू रखोगे, तो 4 पाई की जगह 22/7 ले लो, और एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रखो, तो के नॉट कितना आएगा? 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। समझ गए? ये हो जाएगा आपके के नॉट। तो यानी कि जब माध्यम के लिए यदि बल निकालना हो तो निर्वात के लिए, तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। यहां से बात आपको समझ में आ रही है? अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे वगैरह, सब कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या हुआ यहां पर, गुलाम ने ये कहा कि भाई जो दो बल है उनका जो गुणनफल Q1 Q2, इनका जो गुणनफल है, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगा? एफ के, और इनकी जो बीच की दूरी है आर, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो फिर एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, उसमें के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। करेक्ट। ठीक, चलिए, अतः एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके बल का फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है। बहुत सारी जगह ये लोग के नहीं लिखते, डायरेक्ट ये लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन अपन इसको के मान के चल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को के मान के चल रहे हैं, कापा। करेक्ट। चलिए, ताकि क्या फॉर्मूला इजी हो जाए, एफ इज इक्वल के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। करेक्ट। ओके। जब दोनों निर्वात में रखे हो तो निर्वात की स्थिति में के हो जाता है के नॉट। के क्या हो जाता है? के नॉट। और इस के नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम में बात करें तो माध्यम में के क्या होता है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जबकि निर्वात में ये के नॉट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। चलिए, ये हो गया करेक्ट मामला, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, और ये अपन ने लिखा था पीछे एप्सिलॉन, ये था माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि जहां कोई माध्यम है। अब क्या है? निर्वात है। अब क्या है? निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक। इस के नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ ये किसकी वैल्यू? के नॉट की है, के की नहीं है, के की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ के नॉट की है। ठीक है। जब निर्वात में हो, निर्वात की स्थिति में के नॉट वो हो जाएगा 9 × 10⁻9। ये हो जाएगा इसका मान एप्सिलॉन नॉट का 8.854 × 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर। अब चलिए बढ़ते आगे।
अब यहां से देखो आपको दो बातें समझ में आ रही है। एफ माध्यम, माध्यम में यदि बल के लिए फॉर्मूला क्या हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। एफ निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये हो रहा है निर्वात के लिए, करेक्ट। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसमें समीकरण में, इस समीकरण में इसका भाग दे दो, इस समीकरण में इसका, ठीक है, इस समीकरण में इसका भाग दे दो, तो एफ निर्वात वाले में एफ माध्यम का भाग दोगे तो Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और बाकी का देखो, बाकी का आपके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बाकी का पूरा डिवाइड में आ जाएगा। भाई एफ निर्वात, ये किया आपने, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, इन दोनों का समीकरण का भाग दे दिया। निर्वात के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बटा माध्यम के लिए क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आपको बताइए, ये 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये देखो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो अनुपात है, अनुपात को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इन दोनों के अनुपात को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। समझ गए, ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों का जो अनुपात है वो आ जाएगा एप्सिलॉन आर, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, करेक्ट। यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि यदि मैं इस माध्यम को इस साइड, सॉरी निर्वात को इस साइड लेके जाऊं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, एफ माध्यम, एफ माध्यम बराबर निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला क्या बन रहा है, एफ माध्यम बराबर निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। सारी चीजें मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, ये आपको रटने का काम भी नहीं पड़ेगा, आप अपने आप याद हो जाएगा। कैसे याद होगा मैं बताता हूँ सारी चीजें, ठीक है ना। कोई ऐसे नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक बताऊंगा कुछ भी, ठीक है, वो वाली चीजें नहीं करने वाला मैं आपको ऐसे समझाऊंगा चीजों को कि आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, जिस प्रकार आप जीके में लगाते हो ना ट्रिक, अब उस टाइप की वो ट्रिक से याद नहीं करना, समझ के याद करना, आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक से अपने आप माइंड में सेट चीजें हो जाती है। अब देखो ये नाम कुछ ध्यान रखना ताकि ये कभी कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एक तो है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। अधिकतर टाइम ये दिया जाएगा, बहुत बार इसको निरपेक्ष की विद्युतशीलता भी कहीं भी लिखा हुआ आ सकता है, करेक्ट। दूसरा होता है एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, उसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, करेक्ट। एक होता है एप्सिलॉन आर, क्या होता है एप्सिलॉन आर, उसको बोलते हो आप माध्यम का परावैद्युतांक, क्या बोलते हो, माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर विशिष्ट परावैद्युतता, ये भी बोल सकते हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये भी बोल सकते हो, सापेक्षिक विद्युतशीलता। खास तौर पर ये शब्द जो मैंने ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये ब्लैक में, माध्यम की विद्युतशीलता इसको बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, और एप्सिलॉन आर होता है माध्यम का परावैद्युतांक, करेक्ट। ये शब्द खास तौर पर काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं इसका पोस्टमार्टम सारा का सारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां से आपके सामने क्या आया है, यहां से जो आपके सामने चीज आई है वो क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये हुआ भाई, एप्सिलॉन अपन अभी अभी अपन ने जो फॉर्मूला बन गया वो क्या आया था अपने, ये आया अपने पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आया, तो अपन ने एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, इससे गुणा में चला जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, करेक्ट। चलो
ओके, चलिए जहां पे क्या है एप्सिलॉन आर क्या होता है, माध्यम का प्रवाह। अब इसको क्या बोलोगे, इस एप्सिलॉन को बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे एप्सिलॉन को, माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलोगे, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि जब किसी माध्यम में रखा हुआ है तो वो होगी माध्यम की विद्युतशीलता। इस चीज को अच्छे समझना, ठीक है, ये समझ गए, फिर उसके बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एक एक पॉइंट जो थ्योरी का पॉइंट जो समझना जरूरी है वो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। करेक्ट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन निर्वात की विद्युतशीलता। किसके बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ये होता है एप्सिलॉन आर, जिसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर इसको माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात के रूप में बोलते हैं। जैसे आपको बोलेंगे माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, तो क्या माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता इसका अनुपात होता है, एप्सिलॉन आर होता है। करेक्ट। चलो, तो एप्सिलॉन आर को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। अब इस एप्सिलॉन आर का कुछ मान होता है, एप्सिलॉन आर का कुछ मान होता है। मैं मेन चीजें आपको बता देता हूं। देखो, एप्सिलॉन आर का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान होता है 1। न्यूनतम मान कितना होता है, 1 होता है। और वो किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। तो एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, और वो किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। यानी कि निर्वात की स्थिति में यदि एप्सिलॉन आर इक्वल 1 है, तो निर्वात की स्थिति में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ गए। तभी अपन निर्वात में अपन ने फॉर्मूला लिखा था, अभी जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, तो निर्वात के लिए अपन ने क्या लिखा, निर्वात के लिए अपन ने सीधा सीधा लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा था अपने फॉर्मूला निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि निर्वात की स्थिति में जो एप्सिलॉन है वो बन जाता है एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, ओके। अब देखो, फिर आती है हवा। तो हवा के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखिए, बहुत सारी बुक में आपको 1.003 लिखेगा, बहुत सारी बुक में कुछ और होगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान अलग अलग बुक में चीजें है, ठीक है, लेकिन आपको इस मान को याद नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना। मैंने आपको इसलिए लिखवाया कि आपको इतना पता रहे कि ये हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के मुकाबले ज्यादा होता है, बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा होता है। समझ गए। लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 से थोड़ा, क्योंकि सबसे न्यूनतम मान किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, जहां कुछ भी नहीं है, वायु भी नहीं है, निर्वात, ठीक है, उसके लिए 1। निर्वात यानी कि वैक्यूम, ना कुछ नहीं। करेक्ट। हवा के लिए 1.00 यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। फिर बाकी चीजों के लिए होता है, तो आपको यदि एग्जाम में वो चीजें दी जाएगी, माध्यम दिया जाएगा, तो उसके लिए साथ में आपको देंगे, तो आपको याद करने का काम नहीं है। वैसे आपको बहुत सारी बुकों में इसकी टेबल भी मिल जाएगी, ठीक है, कि रबर के लिए इतना है, पानी के लिए 80 है वगैरह, रबर का शायद 3 है कुछ ऐसा, तो उनको याद करने का आपको काम नहीं है, याद करने का काम नहीं है उनको, ठीक है ना, वो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, वो आपको एग्जाम में उनके मान दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा किसमें होता है, चालक या धातु। जो चालक को या धातु भी चालक ही है, चालक या धातु के लिए सबसे ज्यादा मान होता है एप्सिलॉन आर का, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। और अनंत हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अनंत, बल का मान 0, बल का मान 0, ठीक है, बल का मान 0, ठीक है। मैं बताता हूं चीजें। अब यहां से अपने को पता है कि एफ माध्यम इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ माध्यम इक्वल टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो, एप्सिलॉन आर का न्यूनतम मान कितना, 1 है, न्यूनतम मान 1 है, तो यानी कि तो सबसे अधिक बल जो लग सकता है वो किसमें लगेगा, निर्वात में, सबसे अधिक बल। अतः निर्वात में आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल लगता है। जो सबसे अधिक बल जो लग सकता है वो किसमें लगेगा, ओनली फॉर निर्वात में लगेगा, ओनली फॉर निर्वात में सबसे अधिक बल लगता है। करेक्ट। चूंकि एप्सिलॉन आर का मान या तो 1 होता है, 1 किसके लिए होता है, निर्वात के लिए, या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक। अतः एफ निर्वात हमेशा बड़ा होगा एफ माध्यम से, यानी कि जो निर्वात में लगने वाला बल है वो किसी भी माध्यम की तुलना में ज्यादा होगा, किसी भी माध्यम की तुलना में ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, ठीक, अतः निर्वात में आवश्यक मध्य सर्वाधिक बल लगता है, और जो चालक या धातु है उसमें शून्य बल लगेगा। क्यों,
क्योंकि इसमें इस एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। एप्सिलॉन आर का मान अनंत हो जाता है, तो इसलिए एफ निर्वात अपन अनंत, ठीक है। निर्वात की स्थिति में बल बटा अनंत, तो वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि चालक या धातु के अंदर कोई आवेश रखे हुए हैं तो उनके मध्य बल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जीरो क्यों होता है, क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे चीजें कि चालक या धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य है तो अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत बल लगेगा ही नहीं, विद्युत बल लगेगा ही नहीं, ठीक है। इसकी आपको इस चीज की कॉन्सेप्ट जो क्लियर है वो अच्छे ढंग से तब होगा जब आप विद्युत क्षेत्र पढ़ोगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में क्या होता है अपन पढ़ेंगे कि चालक में क्या होता है, सारे आवेश बाहर की तरफ आ जाते हैं, अंदर कोई आवेश मौजूद रह नहीं पाता, तो चालक में हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और विद्युत क्षेत्र शून्य, तो आवेश पे बल कब लगेगा, जब वो आवेश की विद्युत क्षेत्र में रहता है तब जाके बल लगता है। अभी आगे आगे आपकी थ्योरी होगी क्लियर, ठीक है ना। हाँ, फिर आपको मजा। अभी अपने ये बल पढ़ रहे था कि Q1 Q2 के मध्य बल, इसके अंदर भी बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं, वो अपन विद्युत क्षेत्र जब पढ़ेंगे ना उसमें आपके सारे होंगे क्लियर। अच्छा ऐसे बल लगते हैं और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चालक और धातु में क्या होता है, शून्य बल होता है। कारण क्योंकि उसके लिए जो एप्सिलॉन आर है उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अनंत, करेक्ट। तो यहां से आपको, अगर मैं आपको सवाल पूछूं, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, ऐसा मान लो कि सवाल आ जाए एग्जाम में, ठीक है, कि क्वेश्चन ये आ गया कि निम्न में से दो आवेशों को किस माध्यम में रखा जाए, किस माध्यम में रखा जाए कि इन पर सर्वाधिक बल लगेगा, कि इन पर सर्वाधिक बल लगे। अब आपको ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए एक दे दिया निर्वात, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी रबर का माध्यम ले लिया, ऑप्शन डी जल ले लिया, ठीक है। तो देखो किस माध्यम में रखा जाए कि सर्वाधिक बल लगेगा, तो निर्वात में क्या होगा, सर्वाधिक बल लगेगा। निर्वात में सर्वाधिक, एफ निर्वात क्या होगा, सर्वाधिक होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हवा में होगा, क्या होगा, एफ हवा। क्यों, क्योंकि जब आप देखोगे तो एक्चुअली में जो एफ हवा में जो बल होगा वो एक्चुअली एफ निर्वात बटा 1.00059 जो भी मैंने लिखवाया है एप्सिलॉन आर का मान, उससे आप भाग दोगे, उससे आप क्या करोगे, भाग दोगे, ठीक है। उससे आप भाग दोगे ना, उससे आप भाग दोगे तो एक्चुअली में जो मान है किसी भी संख्या में आप एक से बड़ी से भाग दे दो, एक से पॉइंट में बड़ी से भाग दे दो, तो वो संख्या 3 है। इस 3 के अंदर आपने 1.00059 का भाग दे दिया तो एक्चुअली में इसका मान फिर 3 नहीं रहेगा, 3 से कम हो जाएगा, 2.9999 समथिंग ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में यही बात है, हवा के लिए निर्वात के मुकाबले बल कम हो जाएगा, भले थोड़ा सा कम हो, बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो बल क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। तो सर्वाधिक लगेगा किसमें, सर्वाधिक लगेगा आपके बल एफ हवा में, किसमें, एफ हवा, ठीक। उसके बाद जो है रबर और जल, जैसे कि रबर के लिए शायद 3 होता है तो रबर में बल ज्यादा होगा, ये आपको रटना है नहीं, ऐसे मैं समझा रहा हूं, ये पता रखना है। निर्वात में बल हवा से भी ज्यादा होता है, ठीक है। और जल के लिए शायद एप्सिलॉन आर का मान 80 के आसपास होता है, ठीक है। तो एफ जल, करेक्ट। आपको रबर और जल के एप्सिलॉन आर के मान रटने नहीं है, ठीक है ना, ये आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये बात हमेशा ध्यान रखने का, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एफ निर्वात हमेशा होता है एफ हवा, ठीक है। तो जो सर्वाधिक बल लगेगा वो किसमें लगेगा, सर्वाधिक बल लगेगा निर्वात में, सर्वाधिक बल लगेगा निर्वात। अगर यहाँ निर्वात ऑप्शन नहीं होता, अगर यहाँ पर निर्वात ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपके ऑप्शन राइट क्या होता, हवा, तो फिर क्या होता, राइट आपके हवा, करेक्ट। चलिए अब देखिए, यहां से आपको सारी थ्योरी जो कूलॉम के नियम की है वो समझ में आ गई, विद्युत बल समझ में आ गया, बिंदु आवेश बता दिया,
कूलम्ब का नियम क्या बोल रहा है वो बता दिया, ठीक है। उसमें के क्या है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और के एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, करेक्ट। उसके बाद अपन निर्वात में चीजें देख ली, एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये सब कुछ कर लिया, एप माध्यम और एप निर्वात की तुलना कर ली, तो एप माध्यम बराबर एप निर्वात अपन एप्सिलॉन आर हो गया। ये सारा सब कुछ चीजें अपन ने कैलकुलेशन वगैरह की, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया कि निर्वात में बल सर्वाधिक होगा और चालक धातु में शून्य बल होगा, चालक के धातु में शून्य बल होगा, ठीक है। और यहां से आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी और कि इसको यदि और देखे सही ढंग से तो आपको एक बात ध्यान पड़ गई होगी कि भाई एफ इक्वल किसी माध्यम में बात करें तो माध्यम में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यही हुआ भाई के Q1 Q2 आर स्क्वायर, के Q1 Q2 आर स्क्वायर। अगर एप निर्वात की बात करते हैं, एप निर्वात में बात करते हैं तो ये होता है एक्चुअली में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 और ये आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो के नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, के नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये वाली बात होगी, ठीक है ना। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी वैल्यू दियो, 4 का मान आपको पता है 4 होता है, पाई का मान 22/7, जो इस एप्सिलॉन का मान है, एप्सिलॉन का मान एक्चुअली में 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अब देखो यदि आपको कोई भी माध्यम बोल दिया जाए, कोई भी माध्यम बोल दिया जाए तो इस एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दोगे आप, एप्सिलॉन की जगह लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। भाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो यहां से अगर यदि निर्वात माध्यम, यदि माध्यम निर्वात हो, यदि निर्वात हो, यदि निर्वात क्या हो जाएगा, यदि निर्वात हो तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली में जो एप्सिलॉन आर है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर 1 हो गया तो एक्चुअली में एप निर्वात, एप निर्वात की स्थिति में एप्सिलॉन आर की जगह 1 लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये तो हो गया, ये तो चीज हुई, ठीक है, करेक्ट, समझ गए। चलो तो ये वाला पूरा मैटर है आपके। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं जिससे कि आपको फील आए, जिससे कि आपको चीज का फील आए। आपने थ्योरी देख लिया, अब आपको लगेगा यार सवाल किस टाइप के आते हैं, सर थ्योरी तो समझ में आ गई, सवाल बताओ सवाल किस टाइप के आ सकते हैं। मैं आपके लिए सबसे पहले एक सवाल है वो लेता हूं। दो बिंदु आवेशों Q1 2 मिली कूलाम, Q2 -3 माइक्रो कूलाम को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताओ। दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति बताओ। तो सिंपल सी बात है, पहले तो सारे कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने शामिल कर लिए सवाल में। Q1 क्या दिया हुआ है, Q1 आपके दिया हुआ है एक्चुअली में 2 मिली कूलाम, 2 मिली कूलाम यानी कि 2 × 10⁻³ कूलाम, 2 × 10⁻³ कूलाम, क्लियर, ओके। अब सर जी और क्या बाकी रह गया, और रह गया आपके बाकी Q2, और क्या रह गया आपके बाकी Q2, ठीक है। तो Q2 क्या हो गया, Q2 क्या हो गया, Q2 हो गया -3 माइक्रो कूलाम, -3 माइक्रो कूलाम, ठीक है। यानी कि माइक्रो कूलाम यानी कि -3 इंटू माइक्रो (10⁻⁻6 कूलाम, -3 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। अब दूरी कितनी है, आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी फिजिक्स में सवाल सॉल्व करो तो दूरी को हमेशा मीटर में, द्रव्यमान को केजी में,
समय को सेकंड में, ठीक है, जो थीटा वगैरह कोण है उसको रेडियन में, ताप को किसमें, केल्विन में, ठीक है, चीजें ध्यान रखा करो, करेक्ट। जब भी फॉर्मूला में रखो तो इनको उसी हिसाब से रखने का। 10 सेंटीमीटर है, यानी कि मीटर में बदलोगे तो क्या होगा भाई, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 100 से भाग कर दो, 100 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, ठीक है। ये आपको सारे पता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, ये क्या चीजें होती है, ये एक्चुअली में डेसीमीटर यानी कि 10 की घात -1 मीटर, सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात -2 मीटर, मिलीमीटर यानी कि 10 की घात -3 मीटर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेसीमीटर होता है उसमें 10 क्या होते हैं, मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और उसी प्रकार 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। ये डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो वगैरह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आर जोड़ क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। अभी एक बोला बल का परिमाण और क्या बताना, प्रकृति बताना है। तो पहले तो अपन प्रकृति डायरेक्ट भी बता सकते हैं भाई, प्रकृति क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। क्या होगी भाई प्रकृति, एक क्या है धनावेश से, एक ऋणावेश से, यानी कि बल किस टाइप का होगा, आकर्षण का। धनावेश और ऋणावेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो बल की प्रकृति क्या होगी, आकर्षण प्रकृति, इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, इन सभी का मान रखो, तो भाई F इक्वल टू, दो बिंदु आवेशों Q1 Q2 को दूरी पर रखा गया। अब इसमें कोई भी माध्यम मेंशन नहीं किया गया, कुछ भी माध्यम नहीं बताया, माध्यम आपको कुछ भी नहीं बताया, तो आपको माध्यम क्या मानना है, निर्वात मानना है। कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना, तो आपको क्या लेके चलना, निर्वात लेके चलना है। और निर्वात लेके चल रहे हो तो आपको पता है कि निर्वात की स्थिति में भाई फॉर्मूला क्या होता है, K नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मान लो यदि निर्वात नहीं होता, ये निर्वात नहीं होता तो फॉर्मूला क्या लिखते आप, वो भी बताता हूं। निर्वात नहीं होता तो क्या लिखते, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि K की जगह क्या लिख देते आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब देखो एक्चुअली में जो एप्सिलॉन है उसको क्या लिखते हो, एप्सिलॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और चूंकि आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, K नॉट, तो क्या लिखोगे आप, K नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, K नॉट अपॉन एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले माध्यम के लिए निकाल रहे हो तो पहले बस क्या करो, निर्वात मान के निकाल लो, बल निर्वात मान के निकाल लो, और उसमें उसके एप्सिलॉन आर का भाग दे दो। एप्सिलॉन आर का मान आपको दिया होगा, जब माध्यम होगा तो उससे भाग कर दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अपने को यहाँ पर इसने कोई भी माध्यम का नाम नहीं लिया है, तो आपको निर्वात लेके चलना है। क्या लेके चलना है, निर्वात लेके चलना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो K नॉट कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। ये बहुत मस्त है, ये क्या मामला, इस K नॉट की फॉर्म में आसानी से याद हो जाता है, नहीं तो आप बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन 8.85 वगैरह नहीं कर सकते हर बार, ठीक है। तो K नॉट का मान ध्यान रखना, 9 × 10 की घात 9 माध्यम हो गया, तो इस K नॉट के बट्टे में एप्सिलॉन R और लिख दो, करेक्ट। Q1 कितना है, Q1 है आपके 2 -3 और दूसरा है 3। इसको मैं पहले अपन क्या कर रहे, इसका परिमाण काम में ले रहे, सिर्फ माइनस नहीं लगा रहे, ठीक है, माइनस लगा रहे, क्योंकि अपने को पता है कि माइनस प्लस क्या बताएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बताएगा। मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसे कि ठीक है, जैसे कि अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन ने इस मान को पॉजिटिव में लिया, तो आकर्षण प्रतिकर्षण कहां से देखेंगे, एक धनावेश से ऋणावेश से, मालूम पड़ जाएगा आकर्षण है, ठीक है। या फिर मान लो कि आपको ये ध्यान नहीं है, ये धनावेश है या ऋणावेश है, क्या ध्यान नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो चलो कि आपने सीधा मान रख लिया इसका, ठीक है, मान रख लिया कि भाई -3 इंटू
10 की घात -6, करेक्ट, अपॉन 1/10 का स्क्वायर आर स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या आएगा आपके 3 × 6 और 9, ये हो गया 54। ठीक है, और माइनस सभी का ये आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो घात कितनी है, 10 की घात 9, ये कितना है 10 की घात 9, फिर ये 10 की घात ये -3 ये हो जाएगा, और ये -6 ये है ही है, और ये यहाँ पे 10 की घात -2 है एक्चुअली, 1/100 यानी कि 10 की घात -2, 1/100 यानी कि 10 की घात -2, 10 की घात -2 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +2। ठीक है, ये हो जाएगा -54 इंटू, देखो 6 और 3 9, 9 घात से 9 तो कैंसिल, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, यानी कि 100 रह जाएगा पीछे, यानी कि -5400 न्यूटन, -5400 न्यूटन, यानी कि क्या हो गया कि बल जो लग रहा है उसका परिमाण तो कितना है 5400, माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस है, यानी कि मतलब ये हो रहा है कि बल क्या है, बल क्या है, आकर्षण टाइप का है। माइनस कब आएगा, जब बल आकर्षण टाइप का हो, आकर्षण प्रकृति का, समझ गए, बल क्या आएगा, आकर्षण प्रकृति का आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा, इस माइनस को मत लो, माइनस को लो ही मत, सीधा मान निकाल लो, कितना 5400 आएगा, और एक प्लस है माइनस है, आपको तो दिख रहा है इनके बीच आकर्षण होगा, तो ये समझ लो, ऐसे कर लो, करेक्ट, जैसे भी हो आपको सही चीज बतानी है। ठीक है, तो ये जो सवाल मैंने आपके लिए लाया था, अब मैं आपका डर दूर रहे उसके लिए आपके 2016 का एक सवाल लेके आया हूं। 2016 में एक सवाल पूछा गया है इसी टाइप का, 2016 में सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य दूरी लगभग 0.5 × 10 की घात -10 मीटर है, इनके मध्य लगने वाला कूलाम बल का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे आपके दो आवेश है, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, Q1 बराबर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस पे क्या होगा आवेश, इस पे क्या होता है नेगेटिव होता है भाई, कौन है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या होता है -e, -1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। एक क्या आपके पास Q2 है, तो वो क्या है प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या होता है +e, +1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। बात समझ गए, यहां से आप देखोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा कि F = अब आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो निर्वाती लेके चलना है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है ना तो आपको निर्वाती लेके चलना है। ठीक है, K0 Q1 Q2 पर R² फॉर्मूला है ही है, K0 कितना है 9 × 10 की घात 9, Q1 कितना है, एक तो है -1.6 × 10 की घात -19, दूसरा है +1.6 × 10 की घात -19 बट्टा R² यानी कि इसका स्क्वायर, ये मीटर में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 0.5 × 10 की घात -10 इसका स्क्वायर, 10 की घात -10 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सारी करते हैं कैलकुलेशन, ये 2016 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, और मैं इसको सॉल्व भी आया हूं करके 2016 वाले पेपर में, मैं इसको एग्जाम हॉल में बैठ के, भरतपुर का एक सेंटर था वहां बैठ के इसको सॉल्व भी करके आया हूं। ठीक है ना, तो अब देखो क्या करना है, इसको सिंपल सी बात है, घबराना है नहीं, जो घात वगैरह है इनको मतलब अच्छे से डील करो उनको। एक तो पहले इसको देख लो, माइनस आ जाएगा आगे, यहाँ देखो ऑप्शन में से आपको सीधा ए और बी तो है ही नहीं, ए और बी तो आपके सही होंगे नहीं, सी और डी में से कोई भी एक राइट होगा, सी और डी में से कोई भी एक राइट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे इसको इतनी कैलकुलेशन करने का काम भी नहीं था, देखो ये जो सारी है ना, ये कैलकुलेशन करने का काम नहीं था, आप दिमाग कैसे लगा सकते हो, माइनस तो आई गई भाई, ये वाला माइनस है, ये तो आगे आई गई। ठीक है, उसके अलावा 10 की घातें देख लो, तो 10 की घातें देखोगे ना तो यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे एक्चुअली में ये हो जाएगा 10 की घात 9 है ये, इसका इनका देखोगे तो ये 10 की घात -19 और 10 की घात -19, यानी ये हो जाएगा 10 की घात -38, ये हो गया। और नीचे देखो 10 की घात -10 का स्क्वायर यानी कि 10 की घात हो जाएगा -20, 10 की घात -20 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ आप देखोगे ना तो ये घातें अगर इनको ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस की 20 हो जाएगी, यानी कि -18
और उसमें से 9 और इसमें प्लस का जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 9, और मतलब घात 9 10 के आसपास आएगी, घात 9 10 के आसपास आएगी। तो 9 10 के आसपास किस में है? ऑप्शन सी में है, 8 है। ठीक है, तो बस ये सवाल मैंने एग्जाम में इसको इस तरीके से किया था। ठीक है, मैंने इसकी कैलकुलेशन, और एग्जामिनर खुद नहीं चाहता, एग्जामिनर खुद है ना, ये सवाल आपको ये कैलकुलेशन करने के नहीं दिया था, दिमाग लगाने के लिए दिया था कि आप कितना जल्दी इस चीज को कर पाओ। समझ गए? ये आप, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 का गुणा करना, 9 का गुणा करना, ठीक है, 0.5 का भाग देना, 9.2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको जल्दी कैसे कर सकते थे? जल्दी अपन ने ऐसे किया। समझ गए? इस तरीके से दिमाग का बात लगा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो ये हो जाएगा 2016 का सवाल था, बहुत मस्त था, लॉजिकल भी था। आपको कैलकुलेशन देकर डर लग रहा है, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है? दिमाग। आपको हमेशा स्मार्ट रहना है, स्मार्ट चीजें करनी है। करेक्ट। अब आपके 2022 के दो मस्त सवाल बताता हूं आपको। ठीक है, 2022 के 2022 का एक सवाल पूछा गया था, ये पूछा गया था आपके 28 वाली शिफ्ट में। इसमें पूछा गया था 28 वाली शिफ्ट में। 28 वाली शिफ्ट में क्या सवाल पूछा गया है? सवाल बड़ा ही मस्त था। 28 वाली शिफ्ट में पूछा गया सवाल ये है कि एक समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। एक समान परिमाण के आवेश, समान, उनके क्या परिमाण है? समान है कि आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यानी कि समान परिमाण के आवेश है, एक Q है, ठीक है, दूसरा भी Q है, और ये r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। इनके मध्य बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है, मान लिया F इक्वल K Q स्क्वायर बाई Q1 Q2, सेम ही है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये कह रहा है यदि आवेशों को आधा, आवेशों को क्या कर दिया? आधा कर दिया, दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल होगा। ठीक है, तो बल भाई जैसे कि ये अभी है, ठीक है। अब F न्यू बल क्या होगा? F नया बल क्या होगा? वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? K तो K ही रहेगा, इसको आवेशों को क्या कर रहा है? आवेशों को आधा, यानी कि ये हो जाएगा Q/2 का स्क्वायर अपॉन दूरी को दुगुना, तो R की जगह क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। अब देखो यहां से K Q स्क्वायर अपॉन ये देखो, इसका 4 नीचे आ जाएगा और इसका भी 4 निकल जाएगा, तो 16 हो जाएगा नीचे। ठीक है, और ये 16 R स्क्वायर इंटू ये 1/16, एक्चुअली में क्या आ जाएगा? 1 नीचे 16 आ जाएगा भाई, 4 तो ये आ गया और 4 यहां से निकले, 4 × 4 16 हो गया। यहां से देखो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो क्या एक्चुअली में आपका F है, ये पूरा F है, तो एक्चुअली में ये नया बल क्या हो जाएगा? F न्यू बराबर हो जाएगा F/16। ये आंसर था, डी आपका आंसर था। क्या हो जाएगा? F/16। समझ गए? तो कितना मस्त सवाल था, इसमें कुछ था क्या? कुछ ही नहीं था। बहुत, अगर आपको पता है तो हो जाएगा। और ये सवाल ऐसा ही हुआ था 2022 में, मतलब अधिकतर बच्चे, मतलब बहुत, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जो 2022 में मेरे से मिले। और भाई क्योंकि मेरा चैनल उस टाइम नया था, दूसरा मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, ठीक है, तो इजीली सभी को लगता नहीं यार व्हाइट बोर्ड पे क्या पढ़ा रहा होगा, उस टाइम भी डिजिटल बोर्ड का टाइम तो था ही, तो बच्चे इतना जल्दी बिलीव किए नहीं थे, फिर लास्ट में जाके बच्चे जुड़े धीरे धीरे। ठीक है, तो मेरे पास मतलब एग्जाम का 1-1.5 महीना रहता है, बच्चे बोले सर हमको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, क्या करें? मैंने कहा पढ़ो एक बार, मेरी क्लासेस देखो, आपके क्लियर हो जाएगी चीजें। और बच्चों ने पढ़ा, बेसिक अच्छे ढंग से हमने समझाया हुआ था, और सवाल भी ढंग के आए, ज्यादा टफ कोई पेपर आया नहीं। ठीक है, और टफ भी आता तो भी आप सॉल्व कर सकते थे मेरे से, ठीक है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। तो इस प्रकार के सवाल इन्होंने आसानी से कर दिए। और जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे थे, फिजिक्स नाम से डर लग रहा था, वो 30 में से 28, 29, 30 भी सही हो रखे। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये F/16 आ जाएगा। ये तो है आपके 28 वाली शिफ्ट का सवाल। कौन सी वाली शिफ्ट का? 28 वाली शिफ्ट का। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल, और आज का आखिरी सवाल, ये 29 वाली शिफ्ट में पूछा गया था। ये 29 वाली शिफ्ट में इसी टाइप का सवाल आया है। ठीक है, सेम लॉजिक लगभग। दो आवेशों के मध्य बल का मान कितना है? 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, इन्होंने क्या किया? सिर्फ दूरी को दुगुना किया है। दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा? तो देखो, दो आवेशों के मध्य बल का मान 200 न्यूटन है, अपन ने मान लिया। भाई सिंपल सी बात है, दो आवेश है। क्यों आपको एग्जाम में नहीं करना है ये Q1 Q2, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट सीधा दिमाग लगाना है फटाफट। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा? एक्चुअली में F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा।
अभी यहां से क्या कर रहा है ये, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर रहे हैं, बाकी कुछ भी चीज चेंज नहीं करे, तो एफ न्यू क्या हो जाएगा, एफ न्यू के Q1 Q2 दूरी को दुगुना, यानी कि 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा के Q1 Q2 और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, और के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर क्या है f, f बटा 4, और आपके जो f कितना है अभी 200 है, 200 बटा 4 यानी कि कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। नया वाला जो बल होगा वो कितना होगा 50 न्यूटन। तो आंसर क्या था ये वाला 50 न्यूटन। तो देख लो 2022 में सवाल कैसे कैसे आए थे, और ये तरीका था, इसी तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ाया था और सवाल आए थे। ठीक है, ये चीजें मैंने उनको समझा रखी थी। ठीक है, और ये सवाल ऐसे कैसे आ गए थे बच्चों के, करेक्ट। और इसमें कुछ था भी नहीं वैसे, क्योंकि ज्यादा टफ भी नहीं था सवाल, तो इसमें और अच्छे अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सवाल में कोई था भी नहीं वैसे, इनको दुगुना कर दो, आधा कर दो, तो आपको इस हिसाब से सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए, तो आज उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी गुलाम नियम की। अभी अपने अगली एक क्लास और होगी पूरी गुलाम नियम की, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ करेंगे। गुलाम एक सदिश है, तो सदिश रूप में कैसे चीजें होती है वो भी बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तो गुलाम नियम को अपन और डेप्थ में समझने वाले हैं, अब आगे न्यूमेरिकल होंगे, मेन बात ये। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।